यहाँ पे करना क्या, कंसीडर टू दिस इफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ, अच्छा ये भी बता रखा है कि x बार की जो वैल्यू होगी वो किस इंटरवल में होगी, 0.5 से लेके 0.75 तक, 0.5 से 0.75 के बीच है। और which of the following statement are true, तो phi 1 reject H naught, then phi 2 also reject H naught, phi 1 does not reject H naught, then phi 2 also does not reject H naught, phi 2 reject H naught, then phi 1 reject H naught, and okay it's a converse। अच्छा so T1 T2 का स्टोरी देख लेते हैं क्या है। तो जो T1 T2 का स्टोरी है, T2 तो सिंपली आपका है 10 into x बार माइनस 0.5 और x बार की वैल्यू 0.5 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, है ना। और T1 जो है ये अलग अलग केसेस में है। ऑब्जर्व्ड, x बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें पता है, ओके ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये तो एस्टिमेटर है यहाँ पे, तो 5 टाइम x बार माइनस 0.5 अपॉन x बार माइनस 1 माइनस x बार, कब, अगर 0 लेस देन x बार लेस देन 1, एंड यहाँ पे है माइनस 5 अगर x बार 0 है, एंड 5 अगर x बार 1 हो गया, और T2 है 10 टाइम x बार माइनस 0.5। क्या बता रखा है कि दो टेस्ट है, T1 रिजेक्ट H नॉट इफ Ti मोर देन 2, जहाँ I12 ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है आपको, सोच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा रिजेक्ट करेगा। तो Ti का रेंज अगर आप निकालना चाहो तो क्या होगा, मान लो x बार अगर यहां से x बार की वैल्यू अगर आपके पास है 0.5 से 0.75, तो x बार माइनस 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 से 0.25, यही ना, सही। हाँ ठीक है सर। 10 टाइम करेंगे तो क्या होगा, 0 से 2.5, यस सर ठीक है। तो T2 का ये रेंज है, सो T2 एस्टिमेटर दैट कैन टेक वैल्यू 0 से 2.5 ले सकता है, तो इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो 0 से 2.5 है, ओके। व्हाट अबाउट दिस वन, अब यहां अगर आप चेक करो, सो x बार माइनस 0.5 का जो 5 टाइम होगा दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड, बोलिए कितना होगा, 1.25, यही से हाँ सर। अच्छा अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो x बार इंटू 1 माइनस x बार की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 माइनस x बार जो होगा दैट विल टेक वैल्यू बोलिए 0.25 से 0.5 तक ये रहेगा, और x बार ये है आपके पास, तो x बार इंटू 1 माइनस x बार की वैल्यू कितनी आएगी, इससे क्या x में मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ ठीक है कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो x बार इंटू 1 माइनस x बार की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 25 इंटू 5 कितना होता है, 1 to 5, और यहाँ पे कितना आएगा 0.375, ठीक है। अब देखिए जैसे 0.375 है आपके पास, सो ये आपके पास वैल्यू आ गई है ना। अच्छा इसको अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, तो पहले रेसिप्रोकल कर लो इसका आप,
सो 1 अपॉन रूट अंडर एक्स बार इंटू 1 माइनस एक्स बार की वैल्यू जो है ये इसका रूट होगा, तो 1.125 का रूट कितना आएगा? ये ध्यान से, ऐसे तुक्का नहीं लगाने की 15 स्क्वायर है तो ऐसा हो जाएगा, और डेसिमल का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे रूट अंडर 0.125 और ये आ जाएगा, तो ये उल्टा कर रहे हैं ना हम, तो उल्टा कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, ये बनेगा। अब आप तो है ना, इसको रिवर्स कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इसको ठीक से ही लिख देता हूँ। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनता है? इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ क्या बनता है? 1.25 रूट अंडर ये निकालिए क्रॉस डेसिमल से, देखिए कितना बनता है कैलकुलेटर से। सर वहाँ पे तो 0.375 होगा ना? कहाँ पे? ओ एक मिनट, मैं यहाँ क्या किया हूँ, एक मिनट को रुको, तो मैं कैलकुलेटर चेंज नहीं किया ना, हमने इक्वलिटी बदल रखा है एक्चुअली, देख लीजिए, मैं बाद में वो कर दिया ना, जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, अब सही है ना, ये सही है, ये सही है, इस इक्वेशन मल्टीप्लाई किए, एक बार चेक कर लीजिए आप फिर से। मैं पहले रिवर्स किया था क्योंकि इसको यहाँ लिखा था ना, अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या इक्वलिटी चेंज होगी, ये यहाँ आएगा, तो ये इधर कर दिया मैंने इसको, इसको इधर कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए, बताइए। ये अप्रॉक्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा एक मिनट, यहाँ तो आया जैसे, ये मैं 10 टाइम भी कर सकता हूँ ना, तो 10 इंटू ये रूट अंडर 0.125 हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा, सो ये बन जाएगा 10 इंटू 0.125 का रूट, और ये कितना आ रहा है? 3.535। ओके चलिए, अब देखो मेनली क्या है यहाँ पे मसला है कि लाइक कहना ये चाह रहा है, सो अगर मान लो इसकी वैल्यू, जैसे ये क्या कहना है, देखो अब इसका आइडिया क्या है क्वेश्चन का, इसने बोला ना कि अगर 5-1 रिजेक्ट कर देगा S2 को तो 5-2 भी कर देगा, बस यही रेंज का चक्कर है यहाँ पे, कोई ज्यादा टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं खास, रेंज का चक्कर है कि मान लो अगर ऐसा हो जाए, इफ अगर आपको ये बता दिया जाए कि 10 टाइम x बार माइनस 0.5 इसकी वैल्यू 2 से 2.5 में है, सो क्वेश्चन ये है, अब अगर मतलब ऑप्शन को मैं अगर लिख के बताऊं, देखो ये ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, पहला ऑप्शन जो आपका है वो कहना चाह रहा है कि अगर T1 मोर देन 2 हो गया तो T2 भी मोर देन 2 होगा, आपको ये कैलकुलेशन चेक करना होगा जस्ट। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि 5-1 डज नॉट रिजेक्ट H0, तो अगर T1 लेस देन 2 है तो T2 भी लेस देन 2 होगा, तो ये सिंपल एक कैलकुलस का क्वेश्चन है, टेस्टिंग के थ्रू आपसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहा है, और ये आपसे कह रहा है कि 5-2 रिजेक्ट H0, अगर T2 मान लो मोर देन है तो ये इंप्लाई करेगा इसको, या अगला है कि T2 लेस देन 2 है तो T1 लेस देन 2 होगा। ये चार ऑप्शन है जो आपको चेक करना है। तो क्या मतलब, मैं एक का बता देता हूँ, पहला क्या मतलब है कि मान लो पहला ऑप्शन ये है कि अगर इसकी वैल्यू 2 से 2.5 में है, ठीक, तो अब आपको इसका रेंज निकालना है, तो यहाँ निकाल लेंगे इसका रेंज, तो बस जैसे यहाँ पे काम किया वही काम यहाँ करना पड़ेगा मुझे इस ऑप्शन के लिए। और अगर अब ऐसा हुआ कि ये वैल्यू, अब आपको ये डिसाइड करना है, इस डेटा को यूज करके यू हैव टू डिसाइड कि ये 5 टाइम x बार माइनस 0.5 अपॉन रूट अंडर, खराब हो गया, x बार इंटू 1 माइनस x बार, इसका रेंज क्या आएगा।
अगर ये मोर देन 2 आ जाता है बाय एग्जांपल, देन पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही करना है, समझ आया करना क्या है जी? यहाँ से x बार का वैल्यू निकालेंगे। यस, फिर जो मैंने यहाँ प्रोसेस किया सेम आपको इसके लिए करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है देखिए, तीसरे वाला ऑप्शन जी। जहाँ पे T1 ट्रू है, यहाँ पे देखिए T1 से अगर मुझे x बार का वैल्यू निकालना पड़े T1 से, तो तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। T2 से बात कर रहे हैं आप शायद, T2 से निकालना पड़ेगा। उससे इससे अगर x बार का वैल्यू अगर सही है, मतलब ये रिजेक्ट कर रहा है, तब मैं कैसे निकालूंगा? हाँ, अगर आप मान लो ये 2 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 2 से लेके यहाँ तक है 3.53 है, हाँ, तो एक तो ये चेक करना है। दूसरा, अगर ऐसा मान लेते हैं हम कि ये 3.555 है, तो कैसे चेक करेंगे x बार क्या है? x बार क्या है? तो ये कैलकुलस का क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो, अगर मान लो सिंपल एक ऐसा क्वेश्चन लिखूं मैं, 2 टाइम x माइनस 0.5 अपॉन रूट अंडर x इंटू 1 माइनस x, ये मुझे अगर पता है कि 2 से लेके 3.555 है, क्या हम x का रेंज निकाल पाएंगे? कोई टेक्निक जानते हैं आप? हाँ, वो कैलकुलस एक क्वेश्चन हो गया, तो इसमें सिंपल है, तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए हो जाएगा। अगर आप स्क्वायरिंग ऑल साइड करो तो क्या होगा? क्या सर? स्क्वायरिंग कर दिया तीनों साइड, तो यहाँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ x इंटू 1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 क्वाड्रेटिक बनेगी। हाँ, 2 क्वाड्रेटिक बनता है। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। सर वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन लेंदी हो गया ना, शॉर्टकट क्या हो सकता है? ओके, चलिए शॉर्टकट का सोचते हैं। तो हिडन ट्रायल भी किया जा सकता है कि हम रैंडमली वैल्यू उठा के देख ले बीच से, लेकिन मैंने वही किया था, लेकिन वो तो सही तरीका नहीं है। हाँ, यस, तो दूसरा अप्रोच चलो देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। मेन है कि यहाँ से हम x बार कैसे डिसाइड करें, मेन तो यही चैलेंज है ना कि अगर ये मुझे पता है तो x बार का रेंज कैसे निकाल पाएंगे? क्या होगा? हाँ, क्या है, कैसे होगा? तो बस इतना ही चैलेंज है यहाँ पे। सो आ तो जाएगा। सर ये T1 वाला नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को नहीं फॉलो करेगा, देखिए थोड़ा सा। T1 जो स्टैटिस्टिक दिया हुआ है वो नॉर्मल जैसे लग रहा है, नॉर्मल नहीं, जब x बार 0 से 1 के बीच है और जब लार्ज n होगा उसी के लिए ना। सो व्हेन n इज लार्ज, n तो यहाँ 25 है, ओके, सो अंडर h0 मीन हो जाएगा, अंडर h0 बन सकता है ना? वही बोल रहा हूँ। क्या होता है? x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट 10 है ना, तो सिग्मा लार्ज सैंपल वाला प्रॉब्लम में ऐसे ही करते थे ना, उसको नॉर्मल बना देते हैं, 0-1 नॉर्मल 0-1, तो कर उस हिसाब से कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, तो इसको भी इस तरह कर सकते हैं, सेकंड वाले को भी उसको बना सकते हैं नॉर्मल T2 को। T2 को नहीं बना सकते, लेकिन वो रूट नीचे रूट चाहिए ना, रूट x into 1 minus x बार, मतलब PQ होता है नीचे, PQ by n। नहीं तो डिवाइड को का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आ जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे तो मैंने वैल्यू बिठा के किया था, मतलब मैंने जो किया था कल में, मैंने पहले देखा था कि अगर मेरा T2 रिजेक्ट हो रहा है, मतलब मुझे मिला था T2, अगर T2 मतलब सेकंड जो स्टैटिस्टिक दिया हुआ, हाँ, वो रिजेक्ट हो रहा है, मतलब मुझे x बार का वैल्यू मिल रहा है 0.7 से नीचे। ओके, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया था, तो मेरा तो x बार का वैल्यू है 0.50 से लेके 0.75 तक। अच्छा, तो 0.75 से नीचे मिल रहा है T2 रिजेक्शन के लिए, तो मैंने सेम वैल्यू T1 में बैठाया, वहाँ पे भी रिजेक्शन आ रहा है, मतलब T1 2 से बड़ा ही आ रहा है। ओके, तो उस हिसाब से अगर T1 सही होगा तो T2 सही होना है, तो ऐसे किया था। लेकिन जब दूसरे वाले से, मतलब कि नॉट रिजेक्ट कर रहा हूँ, उस वक्त दिक्कत हो रहा है, क्योंकि तो 0.75 से जब बड़ा होगा तब तो नॉट रिजेक्ट होगा, लेकिन तब वो भी नॉट रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन आंसर में उल्टा दिया होगा।
ऑप्शन में क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है? 2 और 3 दिया हुआ है। तो 5-1 रिजेक्ट नहीं करता H0 तो 5-2 भी नहीं करेगा। 5-2 रिजेक्ट H0। एक्चुअली दोनों तो सेम ही स्टेटमेंट है ना, एक दूसरे का कंट्रापोजिटिव जानते हैं आप? हाँ सर, वही सेम ही स्टेटमेंट है, क्योंकि तो उस हिसाब से आ हाँ जाएगा सर। आप समझ रहे हैं, क्योंकि P implies Q इज सेम एज माय नॉट Q implies नॉट P। तो जो स्टेटमेंट 2 कह रहा है वही स्टेटमेंट 3 कह रहा है, तो अगर 2 3 हुआ 3 ट्रू होगा ही। तो एक अगर आप दिखा पा रहे हैं तो दूसरा ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। हाँ सर, वही 2 and 3 आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। हाँ, कॉन्ट्रापोजिटिवली इट इज ट्रू, लेकिन हम x बार का वैल्यू निकाल के नहीं देख सकते। नहीं दिक्कत होता है। हो जाएगा। आपको पूरा प्रूफ में जा रहा है। एक्चुअली ये लॉजिकली थ्योरम है कि P implies Q स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू नॉट Q implies नॉट P। तो ऑब्वियसली आप कहीं गलत कर रहे हैं। अगर ट्रू स्टेटमेंट ट्रू एक आप ट्रू दिखा पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बाय रिजल्ट बाय थ्योरम 3 इज आल्सो ट्रू, क्योंकि दे आर द सेम स्टेटमेंट। 2 and 3 आर सेम स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली ट्रू, आपको एक अलग-अलग चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप या तो 2 दिखा दो या 3 दिखा दो, कोई भी एक अगर आप ट्रू दिखा पा रहे हो तो दूसरा बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा बाय थ्योरम। तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। और अलग से दिखाने में आपको कुछ गलत हो रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी गलत नहीं हो सकती। जो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होता है तो सही हो रहा है, लेकिन एक वैल्यू बिठा के मुझे देखना पड़ रहा है कि ओके एक वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब वो सही कर रहा है, ठीक है, वो किया मैंने। लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में लाके कुछ कर सकते हैं या नहीं। हाँ उसके लिए ना नहीं यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा अगर नॉर्मल में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट आ ही रहा ना कहीं साइज निकालने की जरूरत पड़ रही है ना पावर निकालने की जरूरत पड़ रही है इस क्वेश्चन में। तो कुछ आ ही नहीं रहा, बस इतना ही है कि रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइज कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वही जब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमें टेस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बस जो क्वेश्चन में दे रखा उसी की जरूरत है कि वो 2 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, इतना ही जरूरत है कि कौन 2 से ज्यादा होगा कौन 2 से कम होगा, इतना ही डिसाइड करना है। और एक बात सर पूछना है, ठीक है, ये तो हो जाएगा सर। अगर नाल हाइपोथेसिस में म्यू अगर ग्रेटर देन लेस देन कंपोजिट जैसा रहा, तो वहां पे क्या हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका मोस्ट पावरफुल रीजन नहीं हो सकता, ऐसा बोल सकते हैं? अच्छा, नल जो है कंपोजिट है। हाँ कंपोजिट है, ऑल्टरनेट भी कंपोजिट है, तो नाल अगर कंपोजिट होगा, अपने अपने रिकॉर्डेड वीडियो में मैं देख रहा था, आपने समझाया था कि उसमें हम लोग जो उसका जो उसमें जो एमएलई का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको लेके हम चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने एक दूसरे वीडियो देखा, उसमें बोल रहा है कि कंपोजिट होता है तो यू कैन से दैट कि मोस्ट पावरफुल रीजन नहीं एग्जिस्ट करता। नहीं, वो था उसके लिए मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी एक होती है कॉन्सेप्ट ना, उसमें है कि जो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो उसमें सिंपल वर्सेस कंपोजिट में क्या होता है कि जब वहां x नॉट इक्वल टू 0 है मान लीजिए कंपोजिट में, और नल में है सॉरी नल वर्सेस अल्टरनेटिव है ना, तो नल में है x मान लो थीटा बराबर 0, कंपोजिट में थीटा मतलब अल्टरनेटिव है थीटा बराबर नॉट 0। तो उस केस में अगर कोई जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का है तो उसमें मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये थ्योरम है एक्चुअली, इस पे क्वेश्चन भी गेट में आया, गेट 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है ना इसको थोड़ा सा समझा दीजिए ना, थोड़ा सा मतलब। हाँ ये आप मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस ये बता रहा हूँ, जैसे आप चाहे तो आपके पास वीके गायत्री वाली बुक होगी ना, अगर इसमें डाउट हो तो आप उसे फिर डिस्कस करना अगले क्लास में। आपको पेज नंबर और थ्योरम बता देता हूँ, पढ़िए, वहां पे लिखा हुआ है अलग से, मतलब क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें भी कैसेला बर्गर में भी है। ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो उससे आप देखिए, ये गेट में ही है, जैम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि अगर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा तो हमें अगर नल हाइपोथेसिस कंपोजिट में रहेगा तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, उसमें सिंपल और मेनली अल्टरनेटिव पे ही डिपेंड करता है। नल हाइपोथेसिस अगर वो तो हाँ वो तो है सर, अल्टरनेटिव अगर ग्रेटर देन हो, पता है सर, हाँ अल्टरनेटिव अगर ग्रेटर देन है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, तो वैसा ही मुझे क्रिटिकल रीजन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस अगर मेरा कंपोजिट है और अल्टरनेटिव कंपोजिट है तो मैं कुछ नहीं कर सकते, उसमें एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, एग्जिस्ट करता भी है ऐसे एग्जाम। कुछ भी यहाँ पे कैसे कोई भी थ्योरी नहीं है। हाँ वैसे कोई डायरेक्ट थ्योरी नहीं है।
वो एग्जिस्ट करता भी है, कई जगह वहाँ एग्जिस्ट करेगा भी, ये है। जैसे फॉर एग्जांपल एच एच तब मुझे उस इमिली में जाना मैक्सिमम, जब इमिली का कहाँ पे उस नाला हाइपोथेसिस जो रेंज है उसमें कहाँ पे मैक्सिमम होगा। हाँ यस, तो एच नॉट में हमें देखना होता है नल में कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रही है लाइक्लीहुड फंक्शन। यस ये और एक सर वैसे ही प्रॉब्लम भेजा वो थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ अच्छा, इनका एक क्वेश्चन बचा था रितिका का, वो कर देते फिर आपका करते हैं। हाँ तो इनका क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी रितिका, आपका जो है कि इसमें क्या डाउट है, क्या पूछ रहा है ये।